इस सिटीजनशिप से जुड़े एक इम्पोर्टेंट मामले की सुनवाई पिछले साल की थी, जिसका फैसला अब जाकर डिक्लेयर हुआ है। ये केस सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से जुड़ा है और जहां सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना सकती है कि क्या ये सेक्शन वैलिड है या नहीं। आपको बता दें कि ये सेक्शन असम के लिए लास्ट कट ऑफ डेट फॉर सिटीजनशिप मार्च 25, 1961 की फिक्स करता है और इसके बाद वाले लोग इंडियन सिटीजनशिप नहीं कहलाएंगे। ये डेट इसलिए भी इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया के बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये लास्ट डेट जुलाई 1948 की फिक्स की गई है। असम के लिए बाकी देश के मुकाबले कट ऑफ डेट डिफरेंट इसलिए सेट की गई है क्योंकि 1971 में बांग्लादेश के फॉर्मेशन के दौरान काफी लोग देश छोड़कर इंडिया में आ गए थे और स्पेशली असम में, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने उन्हें सिटीजनशिप देने का प्रोविजन पेश किया था। लेकिन कई लोग इससे काफी नाराज दिखते हैं और कहा भी है कि इससे बांग्लादेश के कई इलीगल माइग्रेंट्स, जिसमें रोहिंग्यास भी शामिल है, असम में रहकर वहाँ के रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं। पिटिशनर्स की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट सच एज कपिल सिब्बल, श्याम देवान एक्सेट्रा ने इस बात पर भी जोर दिया था कि बांग्लादेश से आए इलीगल इमिग्रेंट्स को सिर्फ असम में क्यों रखा जा रहा है और क्यों नहीं बाकी स्टेट्स की भी लास्ट कट ऑफ डेट चेंज हुई है। हालांकि रिस्पोंडेंट्स की ओर से मौजूद होते हुए एसजी तुषार मेहता ने यूनियन के इस फैसले को डिफेंड किया और कहा कि प्रॉब्लम तो धुंधलाई नहीं जा सकती कि असम में रिसोर्सेज बहुत ओवर यूज हो रहे हैं, बट सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट इज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड डिक्लेयरिंग इट टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वुड नॉट बी द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। और अगर इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा तो उन लोगों से सिटीजनशिप छीन जाएगी जो करीबन 50 साल से ये राइट यूज कर रहे हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने 3 ओपिनियन सुनाते हुए लोगों को अलग झटका दे दिया है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मेजोरिटी ओपिनियन यही है कि सेक्शन 6A वैलिड है और इस केस में जस्टिस JB पर्दीवाला की डिसेंट रही है। अब जहां CJI DY चंद्रचूड़ पिटिशनर्स की बातों से सहमत थे कि कैसे इलीगल इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप देकर असम का डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, वहीं पार्लियामेंट की पावर्स पर एक क्वेश्चन रेज नहीं किया जा सकता है और लोगों को समझने की जरूरत है कि पोस्ट बांग्लादेश वॉर के बाद से देश में भी क्या तहलका मचा था। इसी के साथ यूनियन और सेक्शन 6A को फेवर करते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने स्टेट किया कि द प्रोविजन डजंट कंटेम्पलेट अ रजिस्ट्रेशन रेजिम लाइक सेक्शन 3-4. It cannot be held unconstitutional only because it doesn't prescribe a procedure for registration. CJI के ये कहने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने इस केस में अपना ओपिनियन सुनाया और रिफ्लेक्ट किया। Our conclusion is that petitioners want to control and choose the meaning of fraternity and who became their neighbors. The principle of fraternity cannot be applied in an unequal manner and has to be applied uniform. जस्टिस सूर्यकांत, जिनका ओपिनियन जस्टिस MM सुंदरेश और मनोज मिश्रा का भी था, ने सेम पार्लियामेंट के इस सेक्शन से अग्री करते हुए नजर आए हैं और फेवर करते हुए कहा कि सेक्शन 6A only specifies the implementation of certain conditions. Parliament had legislative powers to lay down the conditions under section 6A and that cannot be controlled. It cannot be deduced that section 6A does not contradict section 9 of the Citizenship Act. अब आपको बता दें कि पिटिशनर्स ने इस केस में एक पॉइंट ये भी उठाया था कि जिन इलीगल इमिग्रेंट्स को सेक्शन 6A के तहत सिटीजनशिप मिली है उन पर इसके तहत एक ओथ लेने की भी कंपल्शन लगनी चाहिए, जिससे सुप्रीम कोर्ट बेंच ने बिल्कुल भी अग्री नहीं किया। जस्टिस सूर्यकांत ने यहाँ पे कहा कि द सिटीजन shall only abide by the Constitution of India. That argument of manifest arbitrariness on the basis of the cut of date is not accepted by us. It is upon the policy of the legislature. Section 6A does not operate perpetually, cannot suffer from manifest arbitrariness. हालांकि जस्टिस JB पर्दीवाला अपने फेलो जजेस के पॉइंट से बिल्कुल भी अग्री करते हुए नजर नहीं आए थे और अपने डिसेंट में इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। अपने ओपिनियन में ही एडेड, whether the afflux of time has bent the section 6A. My line of reasoning is that piece of legislation may be valid at the time of enactment, but by afflux of time it has become temporarily flawed. अब जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन के इस सेक्शन 6A से अग्री किया है, वही सिटीजनशिप को लेकर काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स इस साल वापस से देखने को मिला था, जब यूनियन द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। जहां असम अकॉर्ड से असम में सिटीजनशिप की लास्ट डेट 1971 की फिक्स हुई थी, वही अब ये डेट CAA के हिसाब से 2014 तक के लिए शिफ्ट कर दी गई है। The CAA aims to expedite the citizenship process for non-Muslim migrants from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan who arrived in India on or before December 31, 2014। और इसी की वजह से असम के लोगों को ये एक्ट असम अकॉर्ड के सख्त खिलाफ दिख रहा था, जिसकी वजह से ही वे आए दिन इसे चैलेंज कर रहे थे। अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो CAA के अकॉर्डिंग उन इलीगल माइग्रेंट्स को भी सिटीजनशिप मिल जाएगी जिनके खिलाफ असम के लोगों ने इतना आक्रोश दिखाया था। आपको बता दें कि वैसे ही इस सेक्शन 6A के खिलाफ उंगलियां उठी हुई थी, इतनी कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए ये केस सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा था
और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने इस मामले में अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। पर अब जो ये फैसला आ गया है तो शायद लोगों में आक्रोश और बढ़ सकता है या कम होगा, जल्दी पता चलेगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि टू टैकल द माइग्रेंट प्रॉब्लम, असम हैज आल्सो कंडक्टेड द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (NRC) twice, once in 1951 and in 2019. That was also the year when the Citizenship Amendment Bill was passed. मामले ने एक इंटरेस्टिंग मोड़ तब ले भी लिया था जब इन प्रोटेस्ट के बीच चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने लोगों को आश्वासन दिया कि जिन्होंने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस के लिए अप्लाई नहीं किया है उन्हें CAA के तहत सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। And stated, I am a son of Assam and if a single person who has not applied for the NRC gets citizenship, I will resign. हालांकि CAA और NRC का मसला भी इतना आसान नहीं है। Those who applied for the NRC process in Assam vowed to be Indian citizens. However, to get citizenship under the new law, people need to declare that they are citizens of either Bangladesh, Pakistan और अफगानिस्तान। और यही असम के हिंदू पॉपुलेशन की मुश्किलें शुरू होती है जिन्होंने NRC के लिए अप्लाई नहीं किया था कि अब उनके साथ क्या होगा। इस मामले पर एक सवाल रेज करते हुए इंडिया टुडे मैगजीन एग्जीक्यूटिव एडिटर कौशिक डेका ने भी कहा था कि anyone who wants to apply for citizenship under CAA has to first prove that he or she is a citizen of Pakistan. Anyone who wants to apply for citizenship under CAA has to first prove that he or she is a citizen of Pakistan or Bangladesh or Afghanistan. Also, the date of entry will be interesting to see how many in Assam declare themselves as Bangladeshis on their own. There is always the risk of the application getting rejected. What happens then? आपको बता दें कि in 2019 NRC exercise conducted in Assam, 19.6 lakh people couldn't prove that they were Indian citizens. Among them are around 5 to 7 lakh Bengali-speaking Hindus, while 60,000 are Assami-speaking Hindus. अब जहां सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 6A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया है, वहीं देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पिटिशनर्स नेक्स्ट CAA या NRC को चैलेंज करते हुए नजर आते हैं या नहीं, और क्या इस फैसले के खिलाफ भी एक रिव्यू पिटिशन फाइल हो सकता है, हमें जल्द पता चलेगा। अब हमने आपको इतनी बार इस न्यूज से इन्फॉर्म्ड रखा है कि कुछ दिनों में CJI DY चंद्रचूड़ रिटायर करने वाले हैं और इसी रिटायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अब उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना, द सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का नाम नेक्स्ट CJI के लिए फॉर्मली नॉमिनेट किया है। यूनियन गवर्नमेंट को भेजे एक कम्युनिकेशन में CJI DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस खन्ना को अपना नेक्स्ट सक्सेसर डिक्लेयर किया है। अब जो CJI DY चंद्रचूड़ इस पोस्ट को वेकेट करने के लिए रेडी हो रहे हैं, उसी के बीच में एक काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट को डिक्लेयर करने का उन्होंने फैसला लिया है जो कुछ इंडियन से उनकी सिटीजनशिप छीन सकता है। 5 जज बेंच ऑफ CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, MM सुंदरेश, JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा ने सिटीजनशिप से जुड़े एक इम्पोर्टेंट मामले की सुनवाई पिछले साल की थी, जिसका फैसला अब जाकर डिक्लेयर हुआ है। ये केस सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से जुड़ा है और जहां सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना सकती है कि क्या ये सेक्शन वैलिड है या नहीं। आपको बता दें कि ये सेक्शन असम के लिए लास्ट कट ऑफ डेट फॉर सिटीजनशिप मार्च 25, 1961 की फिक्स करता है और इसके बाद वाले लोग इंडियन सिटीजनशिप नहीं कहलाएंगे। ये डेट इसलिए भी इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया के बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये लास्ट डेट जुलाई 1948 की फिक्स की गई है। असम के लिए बाकी देश के मुकाबले कट ऑफ डेट डिफरेंट इसलिए सेट की गई है क्योंकि 1971 में बांग्लादेश के फॉर्मेशन के दौरान काफी लोग देश छोड़कर इंडिया में आ गए थे और स्पेशली असम में, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने उन्हें सिटीजनशिप देने का प्रोविजन पेश किया था। लेकिन कई लोग इससे काफी नाराज दिखते हैं और कहा भी है कि इससे बांग्लादेश के कई इलीगल माइग्रेंट्स, जिसमें रोहिंग्यास भी शामिल है, असम में रहकर वहाँ के रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं। पिटिशनर्स की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट सच एस कपिल सिब्बल, श्याम देवान एक्सेट्रा ने इस बात पर भी जोर दिया था कि बांग्लादेश से आए इलीगल इमिग्रेंट्स को सिर्फ असम में क्यों रखा जा रहा है और क्यों नहीं बाकी स्टेट्स की भी लास्ट कट ऑफ डेट चेंज हुई है। हालांकि रिस्पोंडेंट्स की ओर से मौजूद होते हुए SG तुषार मेहता ने यूनियन के इस फैसले को डिफेंड किया और कहा कि प्रॉब्लम तो ढूंढलाई नहीं जा सकती कि असम में रिसोर्सेज बहुत ओवर यूज हो रहे हैं, बट सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट इज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड डिक्लेयरिंग इट टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वुड नॉट बी द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। और अगर इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा तो उन लोगों से सिटीजनशिप छीन जाएगी जो करीबन 50 साल से ये राइट यूज कर रहे हैं।